साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। मैम शिक्षक की के बाद शीर्षक की उपयुक्तता, कितना उपयुक्त शीर्षक है, उपयुक्तता। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। बोलू बेटा आंसर? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ना। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए कि मतलब शीर्षक कहाँ तक उचित है। सबसे पहले ये तो पता है ना साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? यस मैम। है ना, छोटे छोटे हाथ जोड़कर, है ना। हाँ, छोटे हाथ। वो गर्दों करिए प्रार्थना कि मैं प्रार्थना करती हूँ। ओके, तो लिखो साना साना हाथ जोड़ी। आंसर लिखना, साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु काकरिया लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु काकरिया लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है। यह एक नेपाली प्रार्थना है। यह एक नेपाली प्रार्थना है। यह एक नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका ने यह एक नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। यह एक नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। पाठ की शुरुआत में लेखिका ने इसका उल्लेख किया है। पाठ की शुरुआत में लेखिका ने इसका उल्लेख किया है। इस प्रार्थना का आशय है कि इस प्रार्थना का आशय है कि इस प्रार्थना का अरे भाई किसका ये ऑन करो, किसका माइक ऑन है ऑफ करो। इस प्रार्थना का आशय है कि इस प्रार्थना का आशय है कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर इस प्रार्थना का आशय है कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ।
मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इस प्रार्थना में इस प्रार्थना में इस प्रार्थना में इस प्रार्थना में उस परम सत्य की ओर संकेत किया गया है। इस प्रार्थना में उस परम सत्य की ओर संकेत किया गया है। इस प्रार्थना में उस परम सत्य की ओर संकेत किया गया है, जिसको अपनाकर जिसको अपनाकर जिसको अपनाकर कोई भी मनुष्य जिसको अपनाकर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सत्कर्मों तक सीमित करके जिसको अपनाकर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सत्कर्मों तक सीमित करके इस प्रार्थना में उस परम सत्य की ओर संकेत किया गया है, जिसको अपनाकर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सत्कर्मों तक सीमित करके उच्च जीवन आदर्श को पा लेता है। उच्च जीवन आदर्श को पा लेता है। मनुष्य अपना जीवन सत्कर्मों तक सीमित करके उच्च जीवन आदर्श को पा लेता है। प्रस्तुत पाठ में प्रकृति की विराटता तथा अनंतता प्रस्तुत पाठ में प्रकृति की विराटता तथा अनंतता को दिखाया गया है। प्रस्तुत पाठ में प्रकृति की विराटता तथा अनंतता को दिखाया गया है। उसकी तुलना में मनुष्य की सत्ता बहुत छोटी है। उसकी तुलना में मनुष्य की सत्ता बहुत छोटी है। वह अपने छोटे अस्तित्व के साथ मनुष्य की सत्ता बहुत छोटी है। मनुष्य की सत्ता बहुत छोटी है। वह अपने छोटे अस्तित्व के साथ
प्रकृति की निस्सीमता, छोटा नी, आधा स और फिर सीमता। मैम अस्तित्व के साथ, छोटे अस्तित्व के साथ प्रकृति की निस्सीमता के आगे, प्रकृति की निस्सीमता के सामने सहयोग समर्पण की भावना से ही, मैम ये लिख दो ना आप प्रकृति के बाद वाला। प्रकृति की निस्सीमता, प्रकृति की निस्सीमता दिख रहा है बेटा? यस मैम। प्रकृति की निस्सीमता के सामने सहयोग समर्पण, सहयोग समर्पण की भावना से ही, सहयोग समर्पण की भावना से ही, सहयोग समर्पण की भावना से ही, सहयोग समर्पण की भावना से ही सहयोग समर्पण की भावना से ही उसका समुचित उपयोग, समर्पण की भावना से ही उसका समुचित उपयोग कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। अतः पाठ का शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त व सटीक है। अतः पाठ का शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त व सटीक है। अतः पाठ का शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त व सटीक है। तीस्ता नदी के किनारे के, तीस्ता नदी के किनारे के बिखरे पर्वतों पर बैठकर, बिखरे पत्थरों पर बैठकर, तीस्ता नदी के किनारे के बिखरे पत्थरों पर बैठकर, बिखरे पत्थरों पर बैठकर लेखिका के मन में, लेखिका के मन में नया बोध जागृत हो रहा था। लेखिका के मन में नया बोध जागृत हो रहा था। लेखिका के मन में नया बोध जागृत हो रहा था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बोलो बेटा आंसर। यस मैम। लेखिका तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठी थी। लेखिका तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठी थी। लेखिका तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठी थी। उसको लग रहा था, उसको लग रहा था कि उसको लग रहा था कि
प्रकृति की गोद में सुख और शांति है। उसको लग रहा था कि प्रकृति की गोद में सुख और शांति है। उसको लग रहा था कि प्रकृति की गोद में सुख और शांति है। पेड़ पौधे पशु पक्षी, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। वहाँ अखंड संपूर्णता है। वहाँ अखंड संपूर्णता है। वहाँ अखंड संपूर्णता है। मैम अखंड संपूर्णता का मतलब? वहाँ अखंड संपूर्णता है कि है ना, प्रकृति ऐसी एक वस्तु है बेटा कि जहाँ कोई भी चीज़ टुकड़ों में नहीं है कि हम अगर कहीं एक चीज़ को मतलब पाते हैं कि यहाँ कुछ बिखर रहा है तो अगले ही क्षण कोई उसका दूसरा जो रूप है उस चीज़ को समेट लेता है अपने भीतर। कि हम जितना प्रकृति के करीब जाते हैं हम उसकी पूर्णता को, कि मतलब वो अपने हर रूप में पूर्ण है, उसमें हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं निकाल सकते। चाहे उसे माँ के रूप में देखें, बहन के रूप में देखें, हर रूप में वो पूर्ण नजर आती है, अपना सर्वस्व हमको देने के लिए तत्पर, है ना। तो कि यहाँ अखंड संपूर्णता है कि प्रकृति अपने आप में, जैसे हमारे में तो बहुत कमियां हैं, हम मनुष्य हैं, हम संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन जैसे हम ईश्वर को संपूर्ण पाते हैं ना बिना किसी कमी के, वैसे ही बेटा प्रकृति भी है कि वो एक माँ के समान है जिसमें हम चाहकर भी कोई कमी या कोई खोट नहीं निकाल पाते। इस लय, ताल और संपूर्णता को भंग करके, संपूर्णता यूँ कि बेटा जैसे है ना कि आज हमारी मदर है ना, तो वो क्या है, वो हमारी हर कमी को किसी ना किसी रूप में कवर करने का प्रयास करती है ना, कि हमें कोई कमी ना हो अपने जीवन में। वही प्रकृति हमें देती है कि उसने हमें कहीं कम कहीं ज़्यादा देकर हर तरह से एक बैलेंस लाइफ देने की कोशिश की। ओके, तो इस लय, ताल और संपूर्णता को भंग करके मनुष्य बड़ा अपराध कर रहा है। इस लय, ताल और संपूर्णता को भंग करके मनुष्य बड़ा अपराध कर रहा है। जैसे हम अगर इसका देखें अर्थ का, 100% अगर इसका वो है तो 30% लैंड है, 70% वाटर है, वो ओवरऑल अर्थ है ना। अब उसमें हम अगर धरती कम करते हैं या पानी को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ का जो 100% है उसमें हम कमी करते हैं। तो यहाँ जब हम ऐसी कमियाँ खुद करने लग जाते हैं तो वहाँ विनाश है ना। ये आती है नेचुरल कैलेमिटीज़, वो हमारे ही दुष्कर्मों का परिणाम है बेटा। तो कि जहाँ इस लय, ताल और संपूर्णता को भंग करके मनुष्य बड़ा अपराध कर रहा है। सभ्यता के नाम पर प्रकृति को हानि पहुंचाना मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। सभ्यता के नाम पर प्रकृति को हानि पहुंचाना मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। कि हम जो प्रकृति ने एक सिस्टम चलाया है उसमें कहीं भी अगर फेरबदल करेंगे तो वो डेफिनेटली हम पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। सभ्यता के नाम पर प्रकृति को हानि पहुंचाना मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। ओके, डन बेटा।
यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। लिखो बेटा Yes, आपका ma'am. आज का होमवर्क। एक यात्रा वृत्तांत के रूप में, एक यात्रा वृत्तांत के रूप में आपके बोर्ड में बेटा इसी तरह के प्रश्न आते हैं जहाँ पर आपको अपने मन के विचार लिखने होते हैं। बहुत कम ऐसे प्रश्न, कोई एक आध ऐसा मिल गया होगा जिसका आंसर आपने पढ़ा होगा और आपको आंसर लिखना है। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं बेटा, है ना, मूल्य परक, कि आपको अपनी सोच के अनुरूप ही उसके उत्तर लिखने होते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप पाठ का जो मेन जो मोटो है, मेन जो उद्देश्य है, मेन जो कथानक है, उसको समझो और उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करो, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। अब इस प्रश्न का उत्तर जितना पॉसिबल हो खुद से लिखने की कोशिश करना, जो मैं ये प्रश्न दे रही हूँ, है ना। एक यात्रा वृत्तांत के रूप में साना साना हाथ जोड़ी आपको कैसा लगता है। एक यात्रा वृत्तांत के रूप में साना साना हाथ जोड़ी आपको कैसा लगता है, अपने विचार संक्षेप में लिखिए, है ना, 2-3 पेज में नहीं लिखना है। एक यात्रा वृत्तांत के रूप में बड़ी रोज आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ कैसा लगता है, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। हो जाएगा। सबको अपने इंडिविजुअल वो लिखने हैं कि पाठ आपको कैसा लगा और आप इसे कितना फ्रूटफुल पाते हैं, मतलब इसमें क्या क्या इसकी मेन जो पाठ की जो विशेषताएं थी वो लिखनी है। आपने पाठ को पढ़ते समय कैसा अनुभव किया है, इस तरह के पाठ किस तरह से लाभप्रद होते हैं, ये आपको इस आंसर में लिखना है। ओके, हो जाएगा बेटा। यस मैम। यस मैम।